नमस्कार सभी को। पिछली क्लास में हमने फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों को क्या कर लिया था, हमने पूरा पढ़ लिया था, कंप्लीट कर लिया था। यानी कि भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 एक एक आर्टिकल को हमने पढ़ा, अच्छे से जाना, उसके बारे में हमारे सारा कंप्लीट हो गया था। जो जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे या जो क्वेश्चन आएंगे उस प्रकार से मैंने सबको आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपने भी वो सब चीज़ें घर जाके अच्छे से पढ़ ली होगी, लिख ली होगी, नोट्स अपने तैयार कर लिए होंगे। आगे हम स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, नया भाग, यानी कि भाग 4। भाग 4 भारतीय संविधान का भाग 4। इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या है इसमें? राज्य की नीति, राज्य की नीति के निदेशक तत्व। भाग 4 में क्या दिया गया है? राज्य की नीति के निदेशक तत्व। आर्टिकल 36 से 51 समझ लो है क्या ये राज्य की नीति। देखो नाम से ही है, यानी राज्य क्या बनाएगा? नीति बनाएगा। तो उसके कुछ ना कुछ क्या है? निदेशक तत्व है, यानी कि उन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए क्या बनाएगा? नीतियां बनाएगा। सरकार जो बनती है, जो आर्टिकल दिए गए हैं 36 से 51, उसमें क्या रखे गए हैं? नीति निदेशक तत्व लिखे गए हैं। तो उनको ध्यान में रखते हुए राज्य नीतियां बनाएगा। राज्य तो क्या एक तरह से मूर्त रूप है, जो एक्चुअल में क्या है? जो मूर्त यानी कि जो आपको दिखता है एक्चुअल में, वो कौन है? सरकार। सरकार जो क्या करती है? काम करती है एक्चुअल में, वह काम बनाती है। अब देखा होगा जितनी भी पॉलिसियां आती है श्रमिकों का कल्याण करने के लिए, बच्चों को कोई भी सुख सुविधाएं देनी है, किसानों के लिए जो भी योजना बनानी है, नीति बनानी है, तो किन को ध्यान में रखते हुए बनाती है? राज्य के नीति निदेशक तत्वों को ध्यान में रखते हुए क्या किया जाता है? उनका निर्माण किया जाता है। आर्टिकल 36 से 51 जब भी आप पढ़ोगे इसके बारे में कौन कौन से तत्व है, तो आपको पढ़ने के बाद पता चलेगा भी हाँ, सरकार को इनको ध्यान में रखते हुए बनाना चाहिए। तो एक न्यायमूर्ति हुए हैं MC छागला। MC छागला ने कहा था, अगर जितने भी DPSP, अच्छा मैं आगे ये नाम लूँ तो DPSP बोलूंगा, पूरा बोलने की बजाय क्या बोल दूंगा मैं? DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो अगर वो कहता है MC छागला, अभी अगर ये सारे के सारे DPSP है क्या हो जाए? लागू हो जाए, तो पृथ्वी क्या बन जाएगी? एक स्वर्ग की भांति बन जाएगी। तो देखो इसमें कौन कौन सी बातें लिखी हुई है, उन सबके बारे में हम एक एक करके जानेंगे। ये तो फैक्ट है। भाग 4 में दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं? राज्य की नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। आर्टिकल कहाँ से कहाँ? 36 से 51 दिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। आयरलैंड के संविधान से क्या है? इन तत्वों को हमारे भारतीय संविधान में जोड़ा गया। मुद्दा ये उठता ही, जोड़े क्यों गए? क्या इनके बिना काम चल सकता था? इनके पीछे रीजन क्या था? एक तो क्या था, जो मौलिक अधिकार दिए आपने पढ़े, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों में क्या था? राजनीतिक अधिकार तो आपको मिल गए, राजनीति में आपको समानता तो मिल गई, राजनीति का कल्याण तो आपका हो गया, लेकिन कल्याण और कहाँ चाहिए आपको? सामाजिक और आर्थिक में, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में, यानी कि लोगों का क्या हो सके, जनता का क्या हो सके, किसमें भी कल्याण किया जा सके, समाज में भी और आर्थिक में। यानी कि सबसे ज्यादा तो आर्थिक अधिकार आपको दिलाते हैं कौन से? राज्य के नीति निदेशक तत्व। कई बार क्वेश्चन आता है जो मौलिक अधिकार है किसके बारे में ज्यादा इंपोर्टेंट रखते हैं? वो कौन से? आपके राजनीतिक अधिकारों के बारे में। और जो राज्य के नीति के निदेशक तत्व वो किसके बारे में रखते हैं? सामाजिक व आर्थिक अधिकारों के बारे में। एक जो ये पढ़ेंगे हम, ये जोड़ा क्यों गया? क्योंकि ये किसकी स्थापना करता है? कल्याणकारी राज्य। किसकी स्थापना करता है ये? कल्याणकारी राज्य। आपने देखा होगा राज्य क्या होते हैं? एक सीमित राज्य होता है, एक कल्याणकारी। सीमित राज्य क्या होगा? जो बहुत ही कम क्या करता है? काम करता है। व्यक्तियों के मामले में हस्तक्षेप क्या करता है? बहुत कम काम करता है, सिर्फ रक्षा से संबंधित काम कर देगा, वो ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करेगा। कल्याणकारी राज्य क्या होगा? जो आपके जन्म से लेकर और मृत्यु तक सबके काम करता है। कैसे?
तो यहीं से लगा लिया आपका जन्म जब हुआ, हॉस्पिटल में हुआ कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, किसने बनाया वो, सरकार ने। जन्म हो गया आपका, अब क्या पढ़ने के लिए जाओगे आप, कहाँ जाओगे आप, स्कूल में जाते हो, स्कूल में भी गए, और उसके लिए आपने देखा भी होगा फंडामेंटल राइट्स भी आ गया अब तो। कैसा, शिक्षा का अधिकार, 6 से 14 वर्ष तक क्या दे रहा है, देखो राज्य है आपको क्या दे रहा है, निःशुल्क शिक्षा दे रहा है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। कल्याण कर रहा है नहीं कर रहा है। अब पढ़ रहे हो आराम से, पढ़ भी लिए आप, अब क्या करना चाहते हो आप, नौकरी, कौन सी, गवर्नमेंट। आजकल जो बनी हुई है समाज में, जो चली हुई है, खास करके हरियाणा में तो ज्यादा ही, या तो अच्छी सी जमीन जायदाद हो या ना हो, क्या हो, नौकरी। और नौकरी भी कौन सी, सरकारी, सरकारी नौकरी के लिए लगे हुए हैं सारे के सारे। तो नौकरी कहाँ करना चाहते हो, सरकार की, सरकार उसके लिए क्या वैकेंसी निकालती है, आपके लिए वैकेंसी निकालती है। अब नौकरी भी कर ली, अब फिर क्या होगा, बुढ़ापा भी आ गया आपके, अब आपसे कमाया नहीं जा रहा तो क्या देगा, अब पेंशन दे देगा, बुढ़ापा पेंशन आपको मिलती है। ये से देखो, ये जो जितने मैं बता रहा हूँ आपको, ये सारी सारी बातें कहाँ मिलेंगी, जब हम एक एक आर्टिकल को पढ़ेंगे यहाँ मिलेंगे आपको, इसलिए तो कल्याणकारी राज्य है। अब पढ़ भी लिए आप, नौकरी भी लग गई, बुढ़ापा भी आ लिया, अब क्या होगा लास्ट में, मृत्यु तो होनी है, ये तो क्या अंतिम सत्य है। मृत्यु भी होगी और आपको, जब घर तो रखेंगे नहीं, भी आपको मर गया तो घर रख लेंगे, तो शमशान में जलाते हैं। या जो भी जमीन होती है वो किसकी होती है, पंचायत की, पंचायत की यानी कि सरकार की। तो देखो आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक काम कौन करता है, राज्य। फिर भी आप सरकार को कोसते रहते हो, तो सरकार काम क्या करती है, अच्छे कर रही है। अगर किसके अनुसार, नीति निर्देशक तत्व के अनुसार चलती रही, इस वजह से इनको क्या किया गया, जोड़ा गया। इनको रखने का मकसद ही ये था भी सरकार इन तत्वों को ध्यान में रखते हुए अपनी पॉलिसी बनाए, अपनी नीतियां बनाए। तभी तो अगर इनके अनुसार पॉलिसियां बनेगी, नीतियां बनेगी, तो क्या हो जाएगा, अच्छे काम होंगे। सारे किसके लिए रखे गए, ये भारत की जनता के लिए, यानी कि आम जनता कल्याण करने के लिए। अगर उनका कल्याण हो गया तो आगे जब वोट मांगने आएंगे तो उनको आराम से वोट दे देंगे। अब देख लोगे भी सरकार ने हमारे लिए कौन सी नीति बनाई है जिससे हमारा फायदा हुआ या नुकसान हुआ है। अब फायदा हुआ तो आप वोट दोबारा दे दोगे। जैसे अब बीजेपी की सरकार चल रही थी, अब इलेक्शन होंगे, तो इलेक्शन होंगे तो क्या करोगे आप, अगर देख रहे हो आप बीजेपी ने हमारे लिए कितने काम किए हैं, अगर काम अच्छे किए हैं तो आप उनको वोट दे दोगे, अगर काम सही नहीं किए तो आप वोट नहीं दोगे। तो एक सरकार को जब भी वो क्या करती है, कोई भी नीति बनाती है, कानून बनाती है, तो किसको ध्यान में रख के बनाती है, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आगे यहाँ तक समझ में, आगे बढ़े। भाग 4 क्या दिए गए हैं, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। आर्टिकल 36 से 51 कहाँ से लिए गए हैं, थाईलैंड से। किसकी स्थापना करते हैं ये, क्वेश्चन यही आता है। जो राज्य की नीति निर्देशक किसके स्थापना में सहायक है, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र आए, अधिकार मिले आपको। और कैसी राज्य की स्थापना, कल्याणकारी राज्य की क्या करेंगे, ये स्थापना करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं एक एक आर्टिकल को हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, यानी कि आर्टिकल 36 में क्या है, 37 में क्या है, आपको सारी बातें क्या हो जाएगी, क्लियर। ठीक है, तो एक एक आर्टिकल को पढ़ते हैं। आर्टिकल 36, इसमें क्या दिया गया है, इसमें क्या बात लिखी हुई है, बात इसमें लिखी हुई है राज्य की परिभाषा। क्या दिया गया इसमें, राज्य की परिभाषा। और राज्य की परिभाषा कैसी होगी, जो आर्टिकल 12 में है। आर्टिकल जो 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है, वही परिभाषा किसकी है, आर्टिकल 36 में। अब मैंने आर्टिकल 12 आपको पढ़ा दिया, पढ़ाया नहीं पढ़ाया, अब क्वेश्चन में ये थोड़े लिखना है, अभी याद थोड़े करोगे। जो आर्टिकल 36 में क्या है, वही राज्य की परिभाषा जो 12 में दी गई है, आपको पता होना चाहिए। 12 में क्या लिखा हुआ था, राज्य कौन है वहां पर, तो कौन है राज्य, कौन है वहां पर राज्य, राज्य कौन है, केंद्र की सरकार है, स्टेट की सरकार है, स्थानीय सरकारें हैं, और ऐसे प्राधिकार हैं जो क्या करते हैं,
सरकार द्वारा वित्त पोषित है। सरकार से क्या लेते हैं? आर्थिक सहायता लेते हैं, वित्त लेते हैं। तो उसको किस में रखा गया है? राज्य की परिभाषा में, यानी कि राज्य माना गया उनको, राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 36 यही कहता है। अब आपके समझ में आ गया राज्य केंद्र सरकार में कौन है? राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, हमारी संसद है। इसी प्रकार से राज्य में है, राज्य का विधानमंडल है, उसमें वहाँ की विधानसभाएं हैं। किन्हीं राज्यों में विधान परिषदें भी हैं, राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री हैं। लोकल गवर्नमेंट आ गया, जैसे 73वां संविधान संशोधन के बाद उनको कैसा अधिकार मिल गया? संवैधानिक दर्जा मिल गया उनको, प्राधिकार है। तो ये किस में है? राज्य की परिभाषा में। देखो मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, कोई भी चीज आप पढ़ रहे हो तो उसको एक बार में इतने अच्छे से पढ़ लो कि बार बार आपको ये ना हो बार बार फिर आप उसको याद करने पहुंचो, या रट्टा लगाओगे तो आपने देखनी पड़ेगी। अगर आपने ये चीज पहले समझ ली होगी, आर्टिकल 12 में अच्छे से कराया था पहले जो क्लास लगी है, तो फिर आपको कोई दिक्कत है ही नहीं है। और पॉलिटिकल ऐसा साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जो क्या है, रिपीट बहुत होता है। अब मैंने जो आर्टिकल में मौलिक अधिकारों में 8-10 जो इतनी वीडियो बनाई, उसमें मैंने बहुत सारी बातें बता दी है। अब वो रिपीट होंगी। अब जिसने अच्छे से सुन लिया होगा, समझ लिया होगा, उसको समझ में आएगी चीजें। अब जिसने नहीं समझा होगा फिर बड़ी दिखते हैं। तो कोशिश क्या करो, जब भी आप पढ़ो चाहे कम पढ़ लो, लेकिन कैसा पढ़ो, पूरा मन लगा के। ये ना हो बस मेरे को तो क्या करना है, ये टॉपिक पूरा करना है, समझ में कुछ आ ही नहीं रहा, उस चीज का कोई फायदा नहीं है, फिर पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। पढ़ो ऐसा भी, जो भी आप पढ़ रहे हो जितना भी आपको इतना हो, यहाँ पेपर में अगर आ गया तो मैं इसको आसानी से कर दूंगा। इतना कॉन्फिडेंस आपके बीच में होना चाहिए। और कॉन्फिडेंस आएगा कब? सब चीजों को आप समझोगे। समझ गए आर्टिकल 36 में क्या है? आर्टिकल 37। आर्टिकल 37 में दो बातें हैं। क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, क्या नीति निदेशक तत्व वाद योग्य है? अगर मैं आपसे पूछूं, क्या जो नीति निदेशक तत्व है, जो भाग 4 है, क्या वो वाद योग्य है? वाद योग्य है, समझते हो ये? यानी कि इसको लागू करवाने के लिए क्या आप न्यायालय में जा सकते हो? नहीं जा सकते। ये बात बहुत पूछी जाती है जो नीति, इस वजह से इसकी क्या हो जाती है, आलोचना भी बहुत की जाती है। भाई रख तो ये दी है, अब इनको लागू करवाने के लिए कहीं जा ही नहीं सकते आप। जैसे फंडामेंटल राइट्स है, अगर आपके मौलिक अधिकारों को छीना जा रहा है तो आप कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हो, और रिट जारी कर देगा, आपके मौलिक अधिकार छीने नहीं जाएंगे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, भाई मेरे को तो ये नहीं मिल रही, पेंशन नहीं मिल रही, कहाँ पहुंचो? कोर्ट में। आप नहीं जा सकते। किसकी इच्छा के ऊपर निर्भर है ये? सरकार। सरकार कैसी योजना बना रही है, कैसी पॉलिसियों को बना रही है, यानी कि ये वाद योग्य नहीं है। राज्य के नीति निदेशक तत्व तो वाद योग्य नहीं है। फिर एक जब ये हमारी विधान सभा बनी, उसमें एक सदस्य थे प्रोफेसर के.टी. शाह, उसने कहा था ये तो ऐसे चेक के समान है, ये तो एक ऐसा चेक है जो किसकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है, बैंक की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। समझो क्या था, यानी के.टी. शाह, के.टी. शाह ये कहते हैं भी जो नीति निदेशक तत्व है, जो नीति निदेशक, जो नीति निदेशक तत्व है वो तो क्या है, ऐसे चेक के समान है। एक ऐसे चेक, एक ऐसे चेक के समान है जो बैंक की इच्छा पर निर्भर है, बैंक की इच्छा पर निर्भर है। ऐसी कोटेशन पूछी जाती है, इन्हें लिख देंगे भी किसने कही है, नीति निदेशक तत्व। इस वजह से कही, क्यों इनको लागू करवाने के लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते? ये किसके ऊपर निर्भर है? सरकार। सरकार चाहे तो इनको दे सकती है, और सरकार चाहे तो इनको ना भी दे, इनको लागू तो आप करवा ही नहीं सकते। तो इसी प्रकार से जैसे भाई ऐसा चेक है, ये तो एक प्रकार का बैंक की मर्जी है, वो दे दो तो ठीक है, नहीं दे तो ठीक है, इसको लागू करवाने के लिए आप जा नहीं सकते। क्या है ये? वाद योग्य नहीं है। क्वेश्चन आता है क्या नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य है या नहीं है? तो नहीं है, यानी कि न्यायालय द्वारा ये परिवर्तनीय नहीं है।
एक इसमें बात लिखी हुई है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, चंपकम दोई राजन का केस। उसमें क्या था, उसने जो मद्रास सरकार ने अपना बात रखी थी, उसमें कहा था जब भी सरकार कोई भी विधि या कानून का निर्माण करेगी, कानून का निर्माण करेगी, तो किसको ध्यान में रखते हुए करेगी? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यानी कि सरकार कोई भी विधि बना रही है, कोई भी कानून बना रही है, तो क्या करेगी? किसको ध्यान में रखते हुए? डीपीएसपी। यानी डीपीएसपी में क्या है? लोगों को कल्याण के लिए रखे गए हैं, लोगों के कल्याण के लिए योजनाएं हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए क्या बनाती है? अपनी पॉलिसी बनाती है। आपने देखा भी होगा, फिर बाल श्रम के ऊपर उन्होंने एक्ट लेके आई संसद, जमींदार प्रथा का उन्मूलन किया। तो अच्छा, मिड डे मील देखते हो आप, मनरेगा देखते हो, SC ST के लिए अलग से कानून लेके आ रही है। वो क्यों लेके आ रही है? क्योंकि किसका फायदा करना है? आम जनता का। और एक बहस भी चलती है बहुत बड़ी, क्या मौलिक अधिकार ज्यादा इंपॉर्टेंट है या नीति निर्देशक तत्व इंपॉर्टेंट है? आपने ये पढ़ लिया होगा आर्टिकल, जब 25वां संवैधानिक संशोधन किया गया था 1971 में, जब क्या कहा गया था? 39B और 39C क्या होंगे? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे किसके बजाय? मौलिक अधिकारों की बजाय। फिर 42वां संवैधानिक संशोधन में तो यहां तक कह दिया गया था, नीति निर्देशक तत्व ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसकी बजाय? मौलिक अधिकारों की बजाय। क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं? इस वाद में क्या नीति निर्देशक तत्व ज्यादा इंपॉर्टेंट है या मौलिक अधिकार ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो इसमें तो दो ही माने गए, ये भी पढ़ेंगे हम आगे क्या है, बी में क्या है, सी में क्या है, दो हो गए। लेकिन 42वां में क्या कह दिया? सारे के सारे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक मामला आया 1980 में, मिनर्वा मिल्स मामला, उसमें क्या कह दिया था? 31C जोड़ दिया गया था यहाँ पर, 31C उसको हटाकर क्या कह दिया गया था? दोनों ही मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है? दोनों ही पूरक है एक दूसरे के, एक दूसरे के सिक्के के पहलू हैं। यानी कि ये नहीं है भी मौलिक अधिकार ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीति निर्देशक तत्व ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है। दोनों ही क्या है? पूरक है। क्योंकि जनता ने तो दोनों ही मिलने चाहिए, जनता को अधिकार भी होने चाहिए, और सरकार जो पॉलिसी बनाए किसको ध्यान में रखते हुए बनाए? डीपीएसपी को ध्यान में रखते, तभी तो क्या हो जाएगा? जनता का कल्याण होगा। तो क्या लिखा गया है 37 में? एक तो वाद योग्य ये नहीं है, और एक क्या है? जब भी सरकार क्या करेगी, कोई भी विधि बनाएगी या कानून बनाएगी, किस में ध्यान में रखते हुए बनाएगी? डीपीएसपी को ध्यान में रखते हुए बनाएगी। उसके बाद आर्टिकल 38, ये बेंच लगाओ। आर्टिकल 38, इसमें क्या है? इसमें क्या रखा गया है? सरकार या राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखेगा। क्या रखा गया? देखो, राज्य क्या करेगा? लोक कल्याण, लोगों का क्या करने के लिए? कल्याण करने के लिए, उनकी अभिवृद्धि करने के लिए, उनका ज्यादा से ज्यादा क्या हो? विकास हो। तो समाज में क्या बना के रखेगा? व्यवस्था। यानी कि जो मैं कह रहा था आपको, ये आर्थिक और सामाजिक अधिकार ज्यादा देते हैं। तो क्यों देते हैं? क्योंकि ये बात लिखी हुई है, क्योंकि ये पढ़ने से हमको पता चलता है। क्या पता चलता है? ये तो किसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है? हमारे सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 38 में क्या लिखा गया है? राज्य की लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था को क्या करेगा? बनाए रखेगा। 38(1) में है, जैसे आपने प्रस्तावना पढ़ी, प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की बात कही गई है? 3 प्रकार की। यानी कि सामाजिक, देखो, अगर सामाजिक व्यवस्था बना के रखनी है तो क्या होगी? क्या होना चाहिए समाज में? सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय होना चाहिए।
तभी तो समाज में क्या बनी रहेगी, सामाजिक व्यवस्था बनी रहेगी। यानी कि क्या 38 में क्या है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय बना रहे, उसकी स्थापना करेगा कौन करेगा, राज्य। राज्य यानी कि सरकार। तो इसके लिए ऐसे नियम बनाएगी, ऐसे कानून बनाएगी जिससे क्या हो, सभी लोगों को क्या मिले, सामाजिक न्याय मिले, आर्थिक न्याय मिले और राजनीतिक न्याय मिले। 38(2) इसमें क्या लिखा गया, ये बाद में ऐड किया गया, पहले नहीं था ये आय की असमानता, आय की असमानता को दूर करने का प्रयास किया गया। इनकी राज्य के अगर आपने देखते होंगे, अमीर बहुत अमीर होते जा रहे हैं और गरीब और भी गरीब होते जा रहे हैं। तो सरकार का क्या होगा, ये दायित्व होगा भी ऐसी पॉलिसियां लेकर आए, क्या पॉलिसी लेकर आए, जो आय की असमानता बढ़ रही है। क्योंकि देखो क्या होगा, आय की असमानता बढ़ेगी तो शोषण होगा। शोषण कैसे हो, पूंजीपति वर्ग किसका शोषण करेंगे, गरीबों का शोषण करेंगे। आजकल पता है जिसके पास पैसा है सब कुछ है, यानी कि पैसा भी माना जाता है, सब कुछ तो नहीं है लेकिन क्या है, बहुत कुछ है। आपके पास अगर पैसा है तो फिर कोई आपकी ना तो जाति पूछता है, ना कोई धर्म पूछता है, कुछ नहीं पूछता। ताकि जैसे कार्ल मार्क्स कहता था, कार्ल मार्क्स यह याद आता है, कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था, समाज में सिर्फ क्या है, दो ही वर्ग है। समाज में क्या है, दो ही वर्ग, एक तो पूंजीपति वर्ग और एक श्रमिक वर्ग है। अगर क्या कर दिया जाए, समाज में आय की समानता, यानी कि सबको क्या मिल जाए, समानता मिल जाए, तो शोषण होगा ही नहीं। कार्ल मार्क्स की थ्योरी यही थी, कार्ल मार्क्स ने इसी के ऊपर सारा विचार रख दिया। जो शोषण होता है उसका मुख्य मुद्दा क्या है, पैसा है। ऐसा हुआ भी है, अब देखते भी आपके पास पैसा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं पर भी आप जा सकते हो, आपकी इज्जत मान सम्मान सही होगा। और आपके पास पैसा नहीं है तो फिर दिक्कतें आती हैं। तो इसलिए क्या है, आय की असमानता को दूर करने का प्रयास करेगा। कौन करेगा, राज्य करेगा। कब जोड़ा गया, 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है, ये बाद में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 में। देखो सारी बातें किसके ऊपर आ रही है, सामाजिक व्यवस्था। आपको क्या दिलाना चाहता है, सामाजिक क्षेत्र में राज्य आपको ऊपर उठाना चाहता है। तो इसके लिए क्या रखा गया है, लोक कल्याण। राज्य लोक कल्याण, किसका लोक कल्याण, लोगों का, उसकी अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखेगा। अगर समाज में व्यवस्था बनी रहेगी तो न्याय देगा। कैसा न्याय देगा, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और क्या देगा, आय की असमानता जो फैल गई है समाज में उसको दूर करने का प्रयास करेगा। जैसे फिर आप देखते भी हो, नरेगा चलाया गया था, अब तो मनरेगा हो गया है। ये चलाए गए, क्यों चलाए गए, ताकि जो निम्न वर्ग है उसका भी क्या हो जाए, शोषण जो हो रहा है आर्थिक आधार पर उसको क्या किया जाए, कम किया जाए। आगे समझ में क्या था, आर्टिकल 38। इससे पढ़ने के बाद क्या पता चलता है, किसकी व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था। आर्टिकल 36 में क्या है, आर्टिकल 36 राज्य की परिभाषा। और कौन सी परिभाषा होगी, जो आर्टिकल 12 में दी गई है। 37 में क्या है, एक तो नीति निर्देशक तत्व क्या है, वाद योग्य नहीं है, पहले ही कह दिया है भी आप इनको लागू करवाने के लिए न्यायालय में नहीं जा सकते। और क्या है, राज्य जब भी अपनी पॉलिसी बनाएगा, नीति बनाएगा, तो नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखते हुए बनाएगा। 38 में क्या, किसको बढ़ाने के लिए, लोक कल्याण की अभिवृद्धि को बढ़ाने के लिए, सामाजिक व्यवस्था बनी रहे। तो इसके लिए क्या किया गया है, राज्य सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करेगा और साथ में क्या करेगा, आय की असमानता उसको दूर करने का प्रयास करेगा। इंपॉर्टेंट आर्टिकल, और चाहे आप आर्टिकल भूल जाना, इसमें से आर्टिकल कौन सा याद रखना, आर्टिकल 39 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। क्या है इसमें, इसमें कुछ जो राज्य होगा, राज्य कुछ निदेशक तत्वों का पालन करेगा। यानी कि कुछ ऐसे इसमें क्या दिए गए हैं, डीपीएसपी दिए गए हैं, कुछ ऐसे सिद्धांत दिए गए हैं जिनका क्या करेगा, राज्य पालन करेगा।
वो क्या है? 39A। इसमें रखा गया है चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सभी नागरिकों को आजीविका के साधन उपलब्ध करवाएगा। यानी कि नागरिकों को आजीविका के साधन उपलब्ध करवाएगा। कौन? राज्य। यानी यहाँ पर कौन है इंपॉर्टेंट? राज्य। सारे काम कौन कर रहा है? राज्य। राज्य यानी कि सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो, चाहे लोकल गवर्नमेंट हो। आप देखते भी हो, फिर अब तो चुनाव आ रहे हैं, अगर नीति नहीं दे सकता तत्वों को व्यवहार में देखना है तब आप देख सकते हो इतने इतने वादे किए जा रहे हैं। बीजेपी भाई मेरी सरकार आ गई तो मैं इतने रोजगार दे दूंगी। रोजगार यानी कि आर्थिक रूप से आपको विकास कर रहे हैं। तो कोई कांग्रेस वाले कह रहे हैं हम क्या कर लेंगे, महिलाओं को क्या देंगे, 2,000 रुपये दे देंगे पर मंथ। ये पैसे जो दे रहे क्यों दे रहे हैं? भाई हमको वोट दें, हम लागू करें। यही तो कह रहा हूं मैं, यानी कि नीति दे सकते तत्व को व्यवहार में आपने समझना। तो अब ये 2024 का इलेक्शन समझ लो आप, सरकार द्वारा किए गए वादों को समझ लो आप। वादे पूरे होंगे या नहीं होंगे कोई भरोसा नहीं है। वादे पूरे होंगे तो ठीक है, नहीं पूरे होंगे तो ठीक है, और होते नहीं है। वही बात है, मोहब्बत और चुनाव में किए गए वादे पूरे नहीं होते, और इनको लागू करवाने के लिए आप न्यायालय भी नहीं जा सकते। भाई जो यहाँ से कह सकते हैं भी आपने चुनाव में वादा किया था हमको वो दो, जो भी 2,000 देने थे या सिलेंडर देना जो भी था भी हमको दो, नहीं तो हम कहाँ चले जाएंगे? न्यायालय। और ऐसे ही मोहब्बत में भाई पहले तो मेरे से प्रेम करती थी अब नहीं करती, या तो करने पर मैं कहाँ चला जाऊंगा? न्यायालय। कोई मतलब नहीं है, इनका भी ऐसा ही है। लेकिन क्या है, राज्य क्या करेगा? आजीविका के साधन उपलब्ध करवाएगा। आपने देखा भी होगा ये कैसा अधिकार है हमारा? फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार है ये। अगर हमने वाद पढ़ा ओल्गा टेलिस वाद, जब हम आर्टिकल 21 पढ़ रहे थे, आर्टिकल 21 जब हमने पढ़ा तो उसमें ओल्गा टेलिस वाद आया 1985 में। उसमें कैसे माना था? आजीविका का अधिकार, यानी कि आपको क्या है? पैसा कमाना, यानी आजीविका करने का क्या आपके पास अधिकार है। और वो उपलब्ध कौन कराएगा उसके लिए साधन? राज्य करवाएगा। यानी कि राज्य क्या करेगा? फैक्ट्रियां लगा देगा, वैकेंसी निकाल देगा। यही तो आजीविका है, यही तो कर रहा है राज्य, यही तो मांग कर रहे हैं। तो नागरिक क्या करना चाहते हैं? काम करना चाहते हैं, और सरकार के पास काम है ही नहीं है देने के लिए। फिर तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी? गड़बड़ा जाएगी। तो राज्य क्या करता है? फैक्ट्रियां लगाता है, उद्योग धंधे लगाता है। उन लोगों को क्या करो भाई, आप क्या करो, आपको आजीविका के साधन उपलब्ध करवा दिया, आप काम कर लो आसानी से। तो ये किसका कर्तव्य है? राज्य का। यानी कि जो स्त्री है पुरुष है, यानी कि सभी नागरिकों को क्या किया जाएगा? आजीविका के साधन उपलब्ध करवाएगा। कौन? राज्य। एक इसमें क्या है 39B, 39B इसमें क्या है? जो भी भौतिक संसाधन है, जो भी भौतिक संसाधन है उसका इस प्रकार से बंटवारा करेगा, यानी कि भौतिक संसाधनों का इस प्रकार से बंटवारा हो कि आम जनता का क्या हो? ज्यादा से ज्यादा विकास हो। यानी कि इस तरह से बंटवारा हो कि आम जनता को ज्यादा लाभ मिले, या राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए उनका क्या किया जाए? बंटवारा किया जाए। कहने का मतलब है जो साधन हो गए भौतिक संसाधन, उन पर कुछ लोगों का नियंत्रण ना हो, उत्पादन के साधनों पर सबका क्या हो? समान रूप से नियंत्रण हो। आपने देखा भी हो हमारा जो संविधान है वो किसकी स्थापना करता है? समाजवादी लोकतंत्र की क्या करता है? स्थापना करता है।
और समाजवाद में क्या होता है, जो उत्पादन के साधन होते हैं उस पर किसका नियंत्रण होता है, राज्य का होता है या समाज का। तो इसको रोकेगा भी, जितनी फैक्ट्रियां लग रही हैं, जो धंधे लग रहे हैं, अभी ऐसा हो आप भी लगा सको, ये ना हो भी कुछ लोगों के हाथ में नियंत्रण में रहे, और कुछ लोगों के हाथ में रहेंगे तो क्या होगा, फिर तो दिक्कत होगी। क्या दिक्कत होगी, आय की जो असमानता है वो क्या हो जाएगी, और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन काम क्या करना है, आय की असमानता को रोकना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो भौतिक संसाधन है उनको इस प्रकार से बंटवारा किया जाए जिससे आम जनता का भला हो या आम जनता की ज्यादा भलाई हो। किसमें, 39D में। 39C में लिखा गया है, जो पूंजी का सकेंद्रीयकरण है, जो राज्य उसको क्या करेगा, रोकेगा। पूंजी का क्या करेगा, सकेंद्रीकरण, यानी सकेंद्र होता है एक तरह से कुछ लोगों के हाथ में पूंजी जाना, ऐसा नहीं होगा। तो उसको रोकने का क्या किया जाएगा, प्रयास। आपने देखा होगा जो 39B और 39C का सहारा लेकर ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने काम किया, और इसी प्रकार से इंदिरा गांधी ने काम किया। भी हम तो क्या कर रहे हैं, आम जनता की भलाई कर रहे हैं, और जो पूंजी का जो केंद्रीकरण है उसको हम रोक रहे हैं। यानी कि आपने देखो जो संपत्ति से संबंधित अधिकार था, संपत्ति भाई किसी के पास बहुत ज्यादा संपत्ति होती थी, किसी के पास संपत्ति थी नहीं, तो क्या किया था सरकार ने, वहां से संपत्ति लेकर गरीबों को दी। वो यही तो था, पूंजी का केंद्रीकरण को रोकना। किसके तहत, नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखते हुए। आ गया समझ में यहाँ तक। ए में क्या है, आजीविका के साधन उपलब्ध करवाएगा। बी में क्या है, इस प्रकार से संसाधनों का बंटवारा होगी जिससे आम जनता की भलाई हो, सामाजिक भलाई हो। और सी में क्या है, पूंजी का केंद्रीकरण को रोकेगा। कौन, राज्य रोकेगा। उसके बाद है 39D। इसमें क्या है, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबको क्या मिलेगा, समान वेतन। समान वेतन, समान वेतन का मतलब क्या है, जैसे मान के चलो यहाँ पर कोई पढ़ाने आ गया है, एक प्रोफेसर है, जैसे मेल पढ़ा रहा है, उसकी भी सैलरी मान के चलो 60,000 है, 60,000 है। अब क्या आ गई, फीमेल आ गई, उसको आप दे रहे हो 30,000। काम क्या है, एक है, लेकिन सैलरी में क्या है, डिफरेंस है। ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि क्या करना, अगर देश को आगे बढ़ाना है तो सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा, सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। तो सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, समान वेतन। जो काम आप कर रहे हो, जितना पुरुष को उसके मामले में क्या मिलता है, वेतन मिलता है, उतना ही किसको दिया जाना चाहिए, स्त्री को भी दिया जाना चाहिए, महिलाओं को भी दिया जाना चाहिए। ये कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 39D में। फिर एक वाद हुआ, राजेश गोंड वाद 2014 में। ये कैसा राइट आपका, फंडामेंटल राइट है या संवैधानिक है, समान कार्य के लिए समान वेतन, फंडामेंटल है या संवैधानिक है, संवैधानिक। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आपका, ये फंडामेंटल राइट नहीं है। ये किसमें कह दिया गया, राजेश गोंड वाद हुआ 2014 में, ठीक है। तो समान कार्य के लिए समान वेतन किसमें है, 39D में। 39E, 39E में क्या है, स्त्री हो पुरुष हो चाहे बच्चे हो, वो ऐसा काम ना कर ले भी पैसा कमाने के लिए वो किसी गलत काम में ना चले जाए। यानी कि क्या हो, चाहे महिलाएं हो, पुरुष हो या बच्चे हो, पैसे कमाने के चक्कर में क्या ना करने लग जाए, कभी कोई चोरी करने लग जाए, ठगी करने लग जाए, उनकी शक्ति का, उनके बल का दुरुपयोग ना हो, इसका भी कौन ख्याल रखेगा, राज्य रखेगा। अगर मान के चलो अच्छी शिक्षा मिल रही है राज्य में, रोजगार के अवसर ठीक मिल रहे हैं, तो कौन चोरी करेगा, कौन चोरी करेगा। अगर क्या है, सबको अच्छी शिक्षा मिलती है,
रोजगार क्या है, सबको सही मिल जाता है, स्वास्थ्य की सुविधाएं ठीक है, तो फिर कौन चोरी करेगा? चोरी या ठगी तो कौन करता है? जिसको पैसे की कमी होती है वो करता है। ऐसी परिस्थितियां ना लागू हो जाए, चाहे उसमें पुरुष है, स्त्री है, बच्चे हैं, भी इस काम में चले जाए, क्या कर ले वो, चोरी करे, ठगी करे, उनकी शक्ति का बल का कहीं और ज्यादा प्रयोग हो रहा है। लेकिन आप देखते हो भारत में ये बहुत ज्यादा होता है। फिर आप देखते भी हो भारत में क्या है, शिक्षा की जो है, जो पॉलिसियां आती है वो इतनी अच्छे तरीके से लागू नहीं हो पाती है, लागू नहीं हो पाती है तो शिक्षा का व्यवहार में इतना कम प्रयोग है जो हम पढ़ रहे हैं। और रोजगार के अवसर देख लो आप कितने का है, बेरोजगारी में हरियाणा तो पहले नंबर पे है। तो फिर क्या करेंगे, चोरी ठगी ही करेंगे। अब देखा भी होगा जेल भरी पड़ी है। अगर इतने ही सही होते, आपने देखा होगा आए ना आए दिन कोई भी, अच्छा और तो छोड़ो, जिसको रोजगार है वो भी करता है। एक पेज तो हर रोज किसी न किसी तहसीलदार का या पटवारी का जरूर आती है खबर, या पुलिस में SHO वहां रिश्वत लेता पकड़ा गया, पटवारी वहां लेता पकड़ा गया। तो राज्य ऐसे प्रयास करने होंगे राज्य को, क्या करने के लिए, भाई इस लत में ना पड़ जाए। आपने देखो छोटे छोटे बच्चे कई बार तो नशे की चीजें, नशीले जो चीजें होती हैं वो बेचना स्टार्ट कर देते हैं। टोहाना में ये डाव बस्ती है, आप वहां जाके देखना, जितने भी अगर मान के देखो टोहाना में 2 नंबर के काम है ना, वहाँ बहुत ज्यादा होते हैं। उस बात का पुलिस को भी पता है, फिर भी इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। तो ये दिखते हैं, लेकिन इन दिक्कतों को दूर कौन करेगा, राज्य करेगा। कहाँ लिखा गया है, DPSP, DPSP में। तो यानी कि महिला, पुरुष या बच्चे ऐसा कोई काम ना करे जिसके क्या उनकी शक्ति का और बल का कहीं दुरुपयोग किया जा रहा है, ऐसा नहीं करोगे। 39F, ये 42वां संविधान संशोधन 1970 में जोड़ा गया, पहले पहले नहीं था ये। इसमें क्या था, इसमें बच्चों को स्वास्थ्य के लिए, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए राज्य क्या करेगा, काम करेगा, कोई पॉलिसी बनाएगा। आपने देखा भी होगा जब क्या हो जाता है, छोटे बच्चे तो इसको पोलियो की दवा पिलाई जाती है जिसका पोषण अच्छे तरीके से हो जाए, कुपोषण का वो शिकार ना रहे, जिसमें कोई बीमारी ना फैले। अपने देखो कई प्रकार टिक्के भी लगाए जाते हैं, बीमारियों से क्या किया जाए, पहले ही बचा लिया जाए। और वो क्या लगते हैं, फ्री में। पोलियो की दवाई आपने पी होगी, फ्री में पिलाई होगी या पैसे लिए से आते हैं, पैसे तो नहीं लिए होंगे। तो यानी कि इसमें क्या है, बच्चों का स्वास्थ्य सही बना रहे। आपको पता है एक देश में आगे कौन आएंगे, बच्चे। अगर बच्चे के स्वास्थ्य ही खराब होगा तो फिर आगे देश को चलाएगा कौन। तो सबसे पहले क्या है, यानी कि बच्चे क्या एक देश की नींव है। अगर जैसी नींव तैयार होगी वैसा ही फिर क्या होगा, मकान खड़ा होगा। अगर बच्चे क्या है, कमजोर है, बीमार है, तो फिर आगे काम कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या होगा, शरीर सुखी है तो सारे काम ठीक हो जाएंगे। अगर आपका स्वास्थ्य ही ठीक नहीं है तो फिर कैसे करो। मान के चलो आपके बुखार चढ़ गया, बुखार हो गया या सिर दुख रहा है, क्या पढ़ पाओगे इन चीजों को, आपके ऊपर से जाएगी, पता नहीं क्या कर रहा है, क्यों, आपका शरीर ही ठीक नहीं है। तो पहले स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए। स्वास्थ्य कौन ठीक रहेगा, राज्य, किसका, बच्चों का। आपने देखा भी होगा फिर जो आर्टिकल जो हम 24 पढ़े थे, शोषण के विरुद्ध आर्टिकल जो हम पढ़ रहे थे बच्चों को, उसके खिलाफ फिर क्या बनाए थे सरकार ने, अधिनियम भी बनाए हैं, प्रोटेक्शन बना रखे हैं। तो क्यों कौन काम करता है, राज्य काम कर रहा है। ये कब जोड़ा गया, 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा। समझ गए, क्या है, राज्य कुछ निर्देशित तत्वों का पालन करेगा। वो कौन से पालन है, ए में क्या है, नागरिकों को क्या करेगा, आजीविका के साधन उपलब्ध कराएगा। और क्या करेगा, भौतिक संसाधनों का इस प्रकार से बंटवारा होगी जिससे आम जनता की भलाई हो। पूंजी का सहकेंद्रीकरण को रोकेगा, समान वेतन देगा। और क्या देगा, महिला और पुरुष बच्चों को ऐसे काम करने से रोकेगा जिससे उनकी शक्ति या बल का क्या हो रहा हो, दुरुपयोग हो रहा हो। और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए कौन करेगा, राज्य पॉलिसी बनाएगा। आगे यहां तक समझ में। उसके बाद एक और इसमें ऐड किया गया, ये तो देखो आपने देखा होगा स्मॉल लेटर में थे, 39A मैंने छोटे में लिखा है,
39 बी छोटे में लिखा है, सी भी छोटे में लिखा है, डी भी छोटे में, ई बी, एफ बी। इसमें बाद में जो ऐड किया गया 39A, ये कैपिटल में है, अलग है ये आर्टिकल। इसमें क्या है, इसमें एक बात लिखी गई है, निःशुल्क, निःशुल्क न्यायिक व विधिक सहायता, विधिक सहायता। जैसे आप ये पढ़ रहे होगे फंडामेंटल राइट्स, जब आप पढ़ रहे थे तो इसमें क्या था भी, अगर आपको क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर भी लिए तो आपको वकील करने के लिए दिया जाता है भी, आप वकील कर सकते हो। लेकिन आप हो क्या, गरीब, या आपके पास इतना पैसा नहीं है भी आप वकील कर पाओ, तो उसके लिए क्या है, सरकारी वकील उपलब्ध करवाया जाता है। तो यही है वो, निःशुल्क न्यायिक मिल सके आपको और विधिक सहायता मिल सके, इसके लिए बाद में जोड़ दिया गया कब, 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा। तो इसके लिए अथॉरिटी भी बनाई गई, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट बनाया, लीगल सर्विस अथॉरिटी अथॉरिटीज एक्ट 1987 में, और ये 1995 में लागू कर दिया गया। बना कब, 87 में, लागू कब कर दिया गया, 95 में। इसमें नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इन्होंने लीगल सर्विस अथॉरिटी बना रखी है। जैसे नालसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, यानी कि किस कहाँ काम देखती है, नेशनल लेवल पर, एक राष्ट्रीय स्तर के लेवल पर भी आपको क्या मिल रही है, निःशुल्क और विधिक सहायता मिल रही है या नहीं मिल रही है, उसके बारे में। एक है सालसा, सालसा ये कहाँ देखेगी, स्टेट लेवल पर, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। एक राज्य में, क्योंकि हमारे क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, और फिर क्या है, मजिस्ट्रेट भी है, नीचे भी है अधीनस्थ न्यायालय जिसको हम बोलते हैं, वो भी है। तो इसके लिए क्या है, सालसा। एक है फिर डालसा, ये किसके लिए हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट के लिए, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। ये कहाँ काम देखती है, एक जिला में काम देखती है। देखो ये इसलिए बनाई क्यों गई है, इतना काम क्यों कर रही है सरकारें, ये अथॉरिटी बनाई क्यों जा रही है भी, ताकि क्या हो सके, जो आपको ये दिया गया है, जो नीति निर्देशक तत्व है, उसको क्या किया जाए, बाद में ऐड किया गया, और आपको क्या मिल सके, निःशुल्क विधिक और न्यायिक सहायता आपको मिल सके, आपको कोई परेशानी ना हो। मान के चलो कोई गरीब अमीर के बीच में झगड़ा हो गया, तो अमीर तो वकील करके जीत जाएगा, तो फिर सरकार तो किसके लिए, गरीब, क्योंकि वोट लेने हैं तो गरीब। अच्छा सरकार देखोगे आपने, चुनाव में वादे किसके लिए किए जाते हैं, आम जनता के लिए किए जाते हैं, वे आम जनता को खुश करेंगे, आम जनता खुश होगी तभी तो क्या करेगी, वो वोट देंगे। तो ऐसी ऐसी क्या की गई है, वहां पर सहायता दी गई है। एक दिल्ली के लिए अलग से बनाई गई है, ये DSLASA, दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, इसके लिए अलग से है। तो ये सारे के सारे जो अथॉरिटी बनाई गई है, किसके लिए काम करती है, ये आम जनता को क्या मिल सके, विधिक व न्यायिक सहायता क्या मिल सके, प्राप्त की जा सके, ताकि एक उसको क्या मिल सके, एक न्याय मिल सके। लॉर्ड ब्राइस कहता था, लॉर्ड ब्राइस एक विद्वान हुआ, उसने वो कहता था हमेशा, अगर किसी भी देश को जानना है वो कैसे चल रहा है, तो आप क्या कर लो, उसकी न्याय व्यवस्था को जांच लो, उससे बढ़कर अन्य कोई कसौटी ही नहीं है। अगर आपने क्या कर लिया है, उस देश में न्याय बहुत अच्छे तरीके से मिलता है,
गरीबियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय मिल रहा है तो देश बहुत आगे बढ़ जाएगा। तो इसको बढ़ाने के लिए क्या किए जाते हैं, ये काम किए जाते हैं। आगे समझो 39A, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और चाहे भूल जाना आप, लेकिन ये याद रखने जरूरी है। अच्छा, नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आर्टिकल आप याद रखो, लेकिन कुछ आर्टिकल में बता दूंगा आपने जो याद रखने भी, किस आर्टिकल में क्या दिया गया है, लेकिन जो इसमें बातें लिखी गई है उन बातों को आपने समझना जरूरी है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, बाकी करेंगे कल। तो हमने पढ़ना क्या स्टार्ट किया है, भाग 4। क्या रखे गए इसमें, DPSP यानी कि राज्य की नीति के निदेशक तत्व। आर्टिकल कहाँ से है, आर्टिकल 36 से 51 तक है। कहाँ, किस देश से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। क्यों रखे गए, एक तो क्या हो सके, भारतीय जनता को सामाजिक और आर्थिक अधिकार मिल सके, और किसकी स्थापना के लिए, लोक कल्याणकारी राज्य की क्या हो सके, स्थापना की जा सके, कल्याणकारी राज्य की क्या हो, स्थापना हो। तो फिर इसमें हमने एक आर्टिकल पढ़े, आर्टिकल 36, इसमें क्या है, राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा आप समझ गए कौन सी होगी, जो आर्टिकल 12 में दी गई है, और 12 में आपने अच्छे से पढ़ लिया। केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, लोकल गवर्नमेंट और ऐसे प्राधिकार जो गवर्नमेंट से वित्त प्राप्त करते हैं। 37 में क्या था, एक तो ये न्याय योग्य नहीं है, और क्या है ये, जब भी राज्य क्या करेगा, इनको बनाएगा तो क्या करेगा, जो कानून बनाएगा, नियम बनाएगा, नीतियां बनाएगा, तो किसको ध्यान में रखते हुए बनाएगा, DPSP को, यानी कि न्याय योग्य नहीं है, और राज्य को ध्यान में रखते बनाएगा। 38 में किसके लिए है, लोक कल्याण, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए। लोक कल्याण की क्या होगी, अभिवृद्धि होगी, सामाजिक व्यवस्था बनी रहेगी, जिसमें कैसा न्याय स्थापित करेगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, और आय की असमानता को क्या करेगा, कम करेगा, यानी कि जो असमानता फैल रही है इसको क्या करेगा, कम करेगा। ये बाद में जोड़ा गया कब, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। आर्टिकल 39 बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें क्या कुछ निदेशक तत्वों क्या करेगा, राज्य पालन करेगा। 39A में क्या है, स्त्री और पुरुषों को क्या मिलेगा, आजीविका के साधन उपलब्ध कराएगा। बी में क्या करेगा, बौद्धिक संसाधनों को इस प्रकार से बंटवारा होगा जिससे आम जनता की भलाई हो। सी में क्या है, पूंजी का सैकड़न को रोकेगा। डी में क्या है, समान कार्य के लिए समान वेतन। ई में क्या है, यानी कि स्त्री, बच्चे और पुरुष ऐसा काम ना करे जिससे उनकी शक्ति या बल का दुरुपयोग हो। और एफ में क्या है, बच्चों को स्वास्थ्य के लिए। और फिर बाद में जोड़ा गया, ये भी बाद में जोड़ा 42वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा। और 39A जो कैपिटल में है, ये भी क्या जोड़ा गया, 42वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। और इसमें क्या है, निःशुल्क व विधिक न्यायिक सहायता, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कौन सा, ये 39A। तो इसके तहत क्या बनाया, इसने कुछ लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट बनाया, 87 में, 95 में लागू कर दिया। फिर नालसा, सालसा, डालसा और दिल्ली के लिए रक्षा अथॉरिटी बना रखी। तो बाकी करेंगे हम कल। पढ़ के आना एक बार, समझ में आया तो मेरे से पूछ लेना। अभी किसी ने कुछ पूछना तो पूछो मेरे से, ठीक है, बाकी करेंगे कल।